Hello everyone, welcome to our channel Study IQ after LLB. मैं मुस्कान and ये जो हम सेशंस कर रहे हैं दिस इज फॉर योर क्लैट पीजी 2026 एग्जामिनेशन वेयर आई एम कवरिंग योर नॉन कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स लाइक कंपनी लॉ आईपीआर। यहाँ पे जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वहाँ पर मैं आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, रोज़ यहाँ पर डिस्कशन होता है। तो मैंने आपको यहाँ पे अभी कॉन्सेप्ट ऑफ एमओए बताया, एओए बताया, उसके बाद फिर हमने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ा है। देन आफ्टर वी आर गोइंग टू स्टडी in this session about the auditors and their liabilities. See, auditors जो होते हैं वो एक बहुत ही important role play करते हैं अगर हम कंपनी की बात करें तो, because auditors का काम क्या होता है, auditors कौन होते हैं? तो see, यहाँ पर जो ऑडिटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, मतलब जो भी यहाँ पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनको क्या करना, उनकी ऑडिटिंग करना, वो कौन करता है? आपके ऑडिटर्स करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हु आर द ऑडिटर्स, उनको अपॉइंट कैसे किया जाता है, कितने टर्म के लिए अपॉइंट किया जाता है। सो ऑल दीज थिंग्स relating to the auditors we are going to cover in this session. तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिटर्स एंड देयर लाइबिलिटीज इन द कंपनी लॉ। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ एन ऑडिटर की अगर हम बात करें, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिटर की बात करें तो ऑडिटर्स कौन होते हैं? ऑडिटर इज एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल अपॉइंटेड टू एग्जामिन अ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, to examine a company financial records, verify compliance with the applicable laws and accounting standards, and issue an opinion on whether the financial statements present a true and fair view of the company's affairs. See, जो कंपनी होती है वो क्या करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गए आपके, तो यहाँ पे ये क्या करती है, इस तरीके के स्टेटमेंट्स को यहाँ पर मेंटेन करती है। अब इन स्टेटमेंट्स को चेक करने का काम किसका होता है? ऑडिटर्स का होता है। तो आपने देखा होगा जो भी हमारे चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं उनको एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है कंपनीज में, या फिर जो भी फर्म होती है चार्टेड अकाउंटेंट्स की, उनको भी एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है कंपनी में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो ऑडिटर्स होते हैं वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और वो एक फर्म भी हो सकती है, जो ऐसी फर्म जिसमें मैक्सिमम जो है आपके चार्टेड अकाउंटेंट्स काम करते हैं, तो ऐसी फर्म भी एज एन ऑडिटर अपॉइंट हो सकती है। अब ये जो ऑडिटर्स होते हैं वो चेक करते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हर चीज़ यहाँ पे सही है या नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, कभी कभी जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं या फिर कोई भी जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, यहाँ पे उनके मतलब वहाँ पे चेक करने के लिए कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो सही बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं, एक्चुअली में जितना कंपनी ने एक्सपेंस किया है, एक्चुअली में जो हमें जितना प्रॉफिट यहाँ पर रिफ्लेक्ट करना है, जितना प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा है, वो एक्चुअली प्रॉफिट उतना हुआ है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इन चीज़ों को चेक करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ऑडिटर की होती है। फिर जब ऑडिटर यहाँ पे चेक कर लेता है तो ऑडिटर क्या चेक करता है कि क्या यहाँ पे जो कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं वो एक ट्रू और फेयर व्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑडिटर्स क्या करते हैं, चेक करते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट डिफाइंस एज एन ऑडिटर एन इंडिविजुअल और अ फर्म इंक्लूडिंग अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हु इज अपॉइंटेड by the company to conduct an audit of its financial statements as required under the Companies Act. तो यहाँ पे है कि जो भी आपकी कंपनीज एक्ट है उसमें ऑडिटर को कैसे डिफाइन किया गया है, एक इंडिविजुअल भी और फर्म भी, मतलब दोनों ही हो सकते हैं आपके एज एन ऑडिटर। ठीक है, और यहाँ पे हाँ, who is appointed by the company to conduct an audit of its financial statements. उसके बाद फिर ये एक ऑडिट रिपोर्ट देते हैं और फिर उसके साइन करते हैं। फिर इस ऑडिट रिपोर्ट का भी मतलब यहाँ पे देखा जाता है कंप्लायंस हुआ या नहीं हुआ है। तो वो सारी चीज़ें, ये बहुत लंबी प्रोसीजर होती है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम सेक्शन 139 कंपनीज एक्ट की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे
सेक्शन 139 बात करता है आपके अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स से रिलेटेड। अब यहाँ पे ऑडिटर्स किस तरीके से अपॉइंट किए जाते हैं, तो यहाँ पे अगर हम अपॉइंटमेंट एंड फर्स्ट ऑडिटर्स की बात करें, फर्स्ट ऑडिटर की बात करें, जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो तब उसके टाइम पे क्या होता है, ऑडिटर्स को अपॉइंट किया जाता है, तो उनको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑडिटर। तो एट द फर्स्ट एजीएम, अगर हम पहली एनुअल जनरल मीटिंग की बात करें, तो अ कंपनी मस्ट अपॉइंट एन इंडिविजुअल और अ फर्म टू सर्व एज ऑडिटर फ्रॉम दैट एजीएम अंटिल द 6th एजीएम। मतलब पहली जो एजीएम होती है उससे 6th एजीएम तक एक ऑडिटर को यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। मतलब एक ऑडिटर का जो टर्म होता है वो फर्स्ट एजीएम से अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द 6th एनुअल जनरल मीटिंग होता है, ठीक है। विद सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट्स एवरी 6th एजीएम, हर 6th एजीएम में क्या होता है आपका, सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं हर 6th एजीएम में। उसके बाद द फर्स्ट ऑडिटर्स मस्ट बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड विद इन द 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है विद इन 30 days क्या होते हैं बेटा, आपके फर्स्ट ऑडिटर्स अपॉइंट कर दिए जाते हैं विद इन द पीरियड ऑफ 30 days, जब से कंपनी आपकी इनकॉर्पोरेट होती है। If the board fails, members appoint at an EGM within 90 days and the auditors serve until the first AGM. अब अगर यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं कर पाते हैं अपॉइंट ऑडिटर को, ठीक है, यहाँ पे अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं कर पाते ऑडिटर को, तो फिर मेंबर्स अपॉइंट करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में। फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है मेंबर्स की, और फिर वो अपॉइंट करते हैं ऑडिटर को विद इन द पीरियड ऑफ 90 days, ठीक है। and the auditor serves until the first AGM। और यहाँ पर जो ऑडिटर अपॉइंट होता है वो फर्स्ट एजीएम तक यहाँ पे क्या करता है, फर्स्ट एजीएम तक यहाँ पे रहता है, और उसके बाद फिर यहाँ पे जब मीटिंग होती है डायरेक्टर्स की तो फिर वो वहाँ पर क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। फिर written consent and a certificate confirming the eligibility under section 141 are mandatory and notification to registrar via form ADT1 must be filed within 15 days। जैसे ही अपॉइंटमेंट होता है ऑडिटर का, ADT1 फाइल करना पड़ता है विद द रजिस्ट्रार। आप कंपनी में जो भी करेंगे आपको वहां पे रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा, जो भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स के केस में ADT1 फॉर्म जो होता है बेटा वो फाइल किया जाता है विद द रजिस्ट्रार, ठीक है। कितने टाइम के अंदर, 15 दिन के अंदर यहाँ पे किया जाता है। देन आफ्टर टर्म्स एंड रोटेशन, अगर हम बात करें यहाँ पे रोटेशन की, तो यहाँ पे सर्टेन कंपनीज मस्ट रोटेट द ऑडिटर्स। अब एक बार जो पर्सन एज एन ऑडिटर अपॉइंट हो गया है, क्या उसको दोबारा यहाँ पर आप अपॉइंट कर सकते हैं ऑडिटर? तो यही बोल रहे हैं कि एन इंडिविजुअल ऑडिटर मैक्स टू मैक्स 1 टेन्योर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। मतलब एक टेन्योर उसका हो सकता है, एक इंडिविजुअल ऑडिटर जो है वो एक टर्म के लिए अपॉइंट हो सकता है। फिर वहां पर कूलिंग पीरियड आ जाता है बेटा। कूलिंग पीरियड का मतलब होता है कि एक टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है जिसके टाइम पर वो पर्सन दोबारा उस कंपनी में एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता है, तो उसको बोलते हैं कूलिंग पीरियड। उसके बाद एन ऑडिट फर्म मैक्सिमम 2 टर्म्स 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स। अब यहाँ पर जो ऑडिट फर्म है आपकी, ठीक है, यहाँ पर जो ऑडिट फर्म है इसमें मैक्सिमम कितने हैं, मैक्सिमम 2 टर्म्स होते हैं। ऑडिट फर्म जो है वो मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए अपॉइंट हो सकती है। अगर हम इंडिविजुअल ऑडिटर की बात करें तो मैक्सिमम 1, अगर हम ऑडिट फर्म की बात करें तो मैक्सिमम 2, जो कि 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स, ठीक है। फिर after the term completion a cooling off period of 5 years is mandatory before the reappointment। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर एक बार अपॉइंटमेंट हो जाती है तो फिर आपको 5 years तक का यहाँ पर क्या चाहिए, कूलिंग पीरियड चाहिए। 5 years तक वो पर्सन दोबारा रीअपॉइंट नहीं हो सकते हैं। देन आफ्टर अगर हम बात करें रीअपॉइंटमेंट की, वही सो अ रिटायरिंग auditor may be reappointed at an annual general meeting
प्रोवाइडेड। यहाँ पर जो आपका दोबारा मतलब जो रिटायरिंग ऑडिटर है, जो रिटायर कर रहा है, उसको आप दोबारा अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन क्या क्या कंडीशंस हैं कि ही इज नॉट डिसक्वालिफाइड अंडर सेक्शन 141। सेक्शन 141 में क्राइटेरिया बताए गए हैं कि कौन कौन पर्सन जो है वो ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है। मतलब ऐसे लोग जो इंडिपेंडेंट हो, जिनका कोई इंटरेस्ट ना हो उस कंपनी में, या फिर जिनका कोई रिलेटिव ना हो उस कंपनी में, ना कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो, मतलब किसी भी तरीके से कंपनी के साथ रिलेशन में नहीं होना चाहिए दूर दूर तक, ना ही कंपनी के साथ, ना ही उसके डायरेक्टर्स के साथ, ना ही एम्प्लॉइज के साथ। नो रिटर्न नोटिस रिफ्यूजिंग द रीअपॉइंटमेंट। अब यहाँ पे रिटर्न नोटिस देने की जरूरत नहीं है अगर यहाँ पे पर्सन मना करता है रीअपॉइंटमेंट के लिए। उसके बाद नो स्पेशल रिजोल्यूशन अपॉइंटिंग समवन एल्स और एक्सप्रेसली एक्सक्लूडिंग द रीअपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे भी यही बोल रहे हैं कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है। इफ नो ऑडिटर इज अपॉइंटेड रीअपॉइंटेड द एग्जिस्टिंग ऑडिटर्स कॉन्टिन्यूज ऑटोमेटिकली अंडर सेक्शन 139। अगर यहाँ पे आपके फ्रेश ऑडिटर्स अपॉइंट नहीं होते हैं तो जो भी आपके पहले वाले ऑडिटर्स हैं वही कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, बट उनकी मैक्सिमम ड्यूरेशन देखा जाएगा। उसके बाद अगर हम स्टैट्यूटरी पावर्स और ड्यूटीज की बात करें, यहाँ पे स्टैट्यूटरी पावर्स एंड ड्यूटीज, तो अंडर सेक्शन 143 ऑडिटर्स हैव, ऑडिटर्स के पास क्या क्या पावर्स, क्या क्या राइट्स होते हैं। राइट ऑफ एक्सेस टू ऑल द बुक्स, वाउचर्स, रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग ब्रांच ऑफिसेज एंड सब्सिडरी रिकॉर्ड्स फॉर होल्डिंग द कंपनी ऑडिटर्स। यहाँ पे जो है ऑडिटर्स, उनके पास सारे बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस करने का राइट होता है, सारे वाउचर्स को, सारे रिकॉर्ड्स को, सब चीज़ें एक्सेस करने का यहाँ पे उनके पास राइट होता है। राइट टू रिक्वायर द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, जो भी कंपनी के डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं, जो भी कंपनी के चीफ मैनेजरियल पर्सन है, वो सीईओ हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, सीएफओ हो सकता है, सीओओ हो सकता है। तो ये सारे लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए है, कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए है, तो ऑडिटर्स जो हैं वो इन पर्सन से ले सकते हैं। Then after, duty to report whether accounts give a true and fair view complying with the accounting standards। अब बेटा यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऑडिटिंग और अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं, मतलब जिनके बेसिस पर ऑडिटिंग की जाती है। तो यहाँ पर कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, वो चेक किए जाते हैं कि यहाँ आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वैसे हैं या नहीं है, मतलब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक ट्रू और फेयर व्यू यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को पूरा रिपोर्ट बनाई जाती है, ऑडिट रिपोर्ट बनती है, और वो चीज आपकी यहाँ पे फाइल की जाती है। Then after, applying the auditing standards as prescribed by the central government in consultation with the NFRA। फिर यहाँ पर जो भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, ये सारे क्या करते हैं, ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को ले डाउन करते हैं, और जो ऑडिटर्स होते हैं इन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को यहाँ पर अप्लाई करते हैं, और फिर यही चेक करते हैं कि यहाँ पे ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं है। देन आफ्टर, अगर हम लाइबिलिटी की बात करें यहाँ पे कि अगर ऑडिटर्स लाइबल होते हैं तो क्या उनको सिविल लाइबिलिटी होती है या क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है। तो बेटा यहाँ पे दोनों टाइप की लाइबिलिटीज होती है, आपकी सिविल लाइबिलिटी भी होती है और आपकी क्रिमिनल लाइबिलिटी भी होती है। अगर हम सिविल लाइबिलिटी की बात करें, नेग्लिजेंस और मिसफिजेंस, if an auditor fails to exercise reasonable skill and care causing loss to the company, shareholders or third parties who reasonably relied, they can be held liable। मतलब अगर ये ऑडिटर्स कोई भी नेग्लिजेंस करते हैं, जानबूझ के अगर कुछ यहाँ पे मतलब अपनी ड्यूटीज को ओबे नहीं करते हैं तो वो लायबल होंगे, या फिर अगर वो मिस स्टेटमेंट करते हैं, नॉन डिस्क्लोजर करते हैं, अगर वो ऑडिट रिपोर्ट नहीं बताते हैं, या फिर वो जानबूझ के कोई ऐसे फैक्ट्स को छुपाते हैं जिनको रिवील करना जरूरी है, तो फिर वहां पर वो लायबल होंगे। फिर अगर हम यहाँ पर क्रिमिनल लाइबिलिटी की बात करें, क्रिमिनल लाइबिलिटी सेक्शन 147 फॉर डेलिब्रेट कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द अपॉइंटमेंट रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस, जहाँ पे अगर आप जानबूझकर deliberately you are concealing the facts relating to the appointment, in that case also the auditor will be liable under section 147। ठीक है, और यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पर पेनाल्टी है, imprisonment भी है इवन, ठीक है। Failure to report the fraud under section 143, auditor can be fined from 1 lakh up to 25 lakh। अगर यहाँ पे ऑडिटर्स जो हैं
वो अगर फ्रॉड को रिपोर्ट नहीं करते, मतलब अगर कंपनी में कोई फ्रॉड हो रहा है और वो उस चीज़ को यहाँ पे नहीं बताते हैं, तो उनके ऊपर अच्छी खासी यहाँ पर जो फाइन है उसको इम्पोज किया गया है, विच में एक्सटेंड अप टू 25 lakhs। ठीक है, सो बेटा ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिटर। आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी यहाँ पे ऑडिटर्स से रिलेटेड, कि ऑडिटर्स एक्चुअली क्या काम करते हैं यहाँ पे कंपनीज में, उनका क्या रोल होता है, क्या ड्यूटीज होती हैं, क्या लायबिलिटीज होती हैं, और क्या उनके पावर्स होते हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब अ चैनल एंड डू मतलब मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन विथ मी, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दीज सेशंस और एनीथिंग, so you can ask me there in the telegram channel, that is Judishri by Muskan. So thank you so much everyone, have a nice day.